अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में चंद घंटे पहले ये कमिट किया था कि मैं एक डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि पंजाब हुकूमत को गिराने का पीएमएलएन का प्लान है क्या, और जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है जिसमें इमरान खान, जो आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 70 बरस के हो गए हैं, व्हाट अ इनिंग ऑफ 70, वो जो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं इमरान खान, उसके अंदर पंजाब की हुकूमत को गिराने का जो पीएमएलएन का प्लान है वो है क्या, और वो किस तरह से इस ओवरऑल पॉलिटिक्स के अंदर फिट करता है। सिंस देन, इन पिछले कई घंटों में मैंने इस हवाले से पॉलिटिशियंस के साथ और जो लॉयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इस केस को देख रहे हैं, उनके साथ मैंने बहुत डिटेल डिस्कशंस की टू मेक सेंस ऑफ इट कि ये प्लान है क्या और ये कितना रियलिस्टिक है, इसके कामयाब होने के कितने चांसेस हैं। एक तो ये डेवलपमेंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस व्लॉग के अंदर। दूसरी, वो सुप्रीम कोर्ट का एक वो डिसीजन जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला किया आज कि पीटीआई की जो पिटिशन है नैब के अमेंडेड एक्ट के हवाले से, जहां नैब के कानून में तरमीम की गई है उसके कानून के अंदर, उस पर पीटीआई की जो पिटिशन है जैसे ख्वाजा हारिस जो है लीड कर रहे हैं, उसको डे टू डे बेसिस पे यानी रोजाना की बेसिस पे सुना जाए। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक बड़ा मीनिंगफुल कमेंट और ऑब्जर्वेशन दी, जहां उन्होंने फैसल वाडा के केस को सुनते हुए ये कहा कि आर्टिकल 61F, जहां सादिक रमीन की बात की गई है, जहां लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिटर्मिन की है, वो बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। ये कमेंट इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिटिशन तो वो फैसल वाडा साहब की सुन रहे हैं, लेकिन इस पिटिशन के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट जिस नतीजे पे पहुंचेगी, जो फैसला करेगी, उसका फायदा जो है जहांगीर खान तरीन साहब को भी हो सकता है, होगा, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को भी उसका फायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। अब ये तीन डेवलपमेंट जो है इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम पंजाब की सूरत हाल पे नजर दौड़ाते हैं। ये आप सुन चुके हैं, मैंने भी अपने पिछले व्लॉग में आपको कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं पीएमएलक्यू के लीडर हैं, जिनकी पंजाब की जो असेंबली है 371 का जो हाउस है, उसमें 9 उनके अपने सपोर्टर हैं, उनको मिला के 10 सपोर्टर हैं। और ये 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था 22 जुलाई के चुनाव के हवाले से, 22 जुलाई का जो चुनाव हुआ था वो 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस के बाद हुआ था, जिसमें तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें वहां पर जीत ली थी। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब पहुंचे हैं बरतानिया, लंदन। अब उनके लंदन पहुंचने के हवाले से बड़ी चहमगोइयां हैं। बज़ाहिरन वो वहाँ इलाज के लिए गए हैं, पॉलिटिकली ये बिलीव किया जाता है कि वो वहाँ मुलाकातों के लिए गए हैं। इससे पहले ये भी चहमगोइयां हैं, गॉसिप मिल है कि परवेज इलाही साहब अपने ही खानदान में चौधरी शुजात इलाही जो उनके कज़न हैं, उनके और उनके खानदान के साथ मसलसल मुलाकातें कर रहे हैं खानदान के अंदर एक पैचअप करने के लिए। ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड में आपको पीछे में लेके जाऊंगा, आपको याद आ जाएगा कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में एग्जैक्टली 29 जुलाई को और फिर 30 जुलाई को, ये आप समझें कि जुलाई के बिल्कुल एंड में कामिल अली आगा साहब ने, सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने, जो पंजाब के पीएमएलक्यू के सेक्रेटरी जनरल हैं, परहैप्स उनका यह है, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में चौधरी शुजात हुसैन साहब को, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पीएमएलक्यू के, उन्हें निकाल दिया गया प्रेसिडेंट के ओहदे से, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको भी, तारिक बशीर चीमा साहब को भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। और चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि उनकी खराबी सेहत की वजह से वो सही फैसले नहीं कर पा रहे। वो सही फैसला क्या नहीं कर पा रहे थे? 22 जुलाई 2022 को जब डिप्टी स्पीकर मजारी साहब को उनका एक खत मिला, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये कहा था कि उनके जो पार्टी के मेंबरान हैं 9 पंजाब असम्बली के अंदर, उन्हें परवेज इलाही के बजाय हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डालना चाहिए। इसकी बेसिस पे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आप सुप्रीम कोर्ट ने इसको मसलसल 3 दिन सुना, और 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि डिप्टी स्पीकर की जो इंटरप्रिटेशन और तशरीह थी खत के मामले में वो गलत थी, वो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। और 27 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में ओथ दिया परवेज इलाही को एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक, अब ये तो हिस्ट्री आपको याद हो जाती। अब जब चौधरी शुजात हुसैन साहब को निकाल दिया कामिल अली आगा साहब ने वो मीटिंग कॉल करके रेजोल्यूशन के जरिए, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फौरी तौर पर वो एक पिटिशन और एप्लीकेशन लेकर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सीईसी जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन्होंने उस प्रोसीडिंग को हेड किया। और वहां पर उन्होंने ये फैसला किया
کہ کیونکہ اس سے پہلے سینیٹر کامل علی آغا ایک الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کال کر چکے تھے فار دی پوزیشن آف دی پریزیڈنٹ آف دی پی ایم ایل کیو اینڈ دی پوزیشن آف دی سیکرٹری جنرل، جن کو کہ نکال دیا گیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ان دا فرسٹ ویک آف اگست 2022 کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ پی ایم ایل کیو کے پارٹی کے اندر کے الیکشن کو، بہت اچھی فیصلہ تھا، پارٹی کے اندر کے الیکشن کو الیکشن کمیشن نے روک دیا، حالانکہ سینس اور کنوکشن اور کنونشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پارٹی کے الیکشنز کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتا، جس طرح فلموں میں سنتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، قاضی صاحب رک جائیں، اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اس کیس کا مکمل فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک چودھری شہداد حسین ہی پریزیڈنٹ رہیں گے پی ایم ایل کیو پارٹی، ایک نیا سٹیٹس کو، ایک نئی پوزیشن ڈیولپ کر گئی۔ اس کو چیلنج کیا 6 یا 7 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی صاحب نے ایز چیف منسٹر اینڈ ایز ہیڈ آف دا پارٹی، پارلیمنٹری ہیڈ آف دی پی ایم ایل کیو، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ یہ پٹیشن لے کر گئے۔ ان کا آرگومنٹ یہ تھا، ان کا اور ان کے وکلا کا، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قسم کی انٹرونشن ایک پارٹی کے اندرونی معاملات اور اس کے الیکشن میں نہیں کر سکتا تھا۔ اف اینی تھنگ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو انشور یہ کرنا چاہیے کہ الیکشنز فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں یا ہوں، اور وہ الیکشن کو روک رہا ہے۔ تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے، جس نے یہ کیس سنا، اس نے پرویز الہی کی کنٹینشن سے ایگری نہیں کیا، اور 10 اگست کو انہیں یہ کہہ کے ان کے وکلا کو کہا کہ نہیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یہ معاملہ الیکشن کا ہے، یہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹ کرتا ہے، اور آپ واپس اس فیصلے کے خلاف، یعنی الیکشن کمیشن ہی کے 6 جولائی کے فیصلے کے خلاف، آپ الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن اور اپنی درخواست ریویو کی لے کر جائیں۔ پھر پرویز الہی اور ان کے وکلا واپس پہنچے الیکشن کمیشن کے پاس۔ 10 کی تاریخ کو، 11 تاریخ کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی، دوسری ہیئرنگ اس کی 18 اگست 2022 کو ہوئی۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 5 ممبر جو بینچ تھا پورا کا پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس نے اس کیس کو سنا، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے راجہ سکندر سلطان، جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ڈائگریشن ہے۔ ڈائگریشن یہ ہے کہ یہ چیز ایک تلوار کے طور پر لٹک رہی ہے پرویز الہی کے سر کے اوپر، اٹس اے ہینگنگ سوورڈ، اور یہ مسئلہ پینڈنگ ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً تمام ہی پولیٹیکل، قانونی، عدالتی، ایڈمنسٹریٹو مسائل پینڈنگ رہتے ہیں۔ یہ اس ملک کی، اس دیش کی ریت ہے کہ چیزوں کو لٹکا کے رکھا جاتا ہے، ان میں کبھی فائنلٹی نہیں آتی، چیزیں لٹکتی رہتی ہیں، غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے، اور پھر وہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ کچھ مہینے یا کچھ سالوں کے بعد، یا ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد، اس غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، وہ جو تلوار لٹکائی گئی ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا فار سم بینیفٹ۔ جس وقت یہ تلوار لٹکائی جاتی ہے، اس وقت تلوار لٹکانے والوں کو بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ تلوار کس طرح سے استعمال کرنی ہے، کس طرح سے یہ تلوار نیچے گرے گی، لیکن تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ جو میں نے ڈائگریشن اس لیے کہا ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کا جو سسٹم ہے، جس میں اتنی زیادہ انسرٹینٹی، اتنی غیر یقینی کی کیفیت اور صورتحال رہتی ہے، اور جگہ جگہ رہتی ہے، کارپوریٹ ورلڈ میں، پولیٹیکل سچویشن میں، عدالتوں میں، ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں، ایسا سسٹم کبھی بھی بہت زیادہ گرو نہیں کر سکتا۔ بائی اٹس نیچر اینڈ اسینس ایسا سسٹم چھوٹا رہے گا، انڈیولپڈ رہے گا، پسماندہ رہے گا، اس میں کوئی بڑا انیشیٹو، کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی بڑی چیز اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے ایسے سسٹم میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے جتنے انتہائی ڈیولپڈ اور پروگریسو سسٹم ہیں، وہاں جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، بیسکلی آپ ایک لاجیکل انٹر کنیکٹیوٹی کی اور ایک لاجیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک سسٹمک سرٹینٹی جو ہے چیزوں کے بارے میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے انیشیٹو لینا ہے، آپ نے فیوچر کو پلان کرنا ہے، تو آپ کو ایک یقین کی اور ایک سرٹینٹی کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان کے پورے سسٹم کے اندر سرٹینٹی ہی نہیں ہے، اور دس آلسو ایکسپلینس کہ یہ سسٹم جو ہے یہ پروگرس کیوں نہیں کر پا رہا گزشتہ 30 40 50 برس میں، یہ کیوں ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ اور اس وقت اس ریجن میں افغانستان کو چھوڑ کے پوٹینشلی پاکستان سب سے غریب اور سب سے انڈر ڈیولپڈ اکنامک ماڈل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دی سچویشن، کہ اب پلان جو ہے اس سچویشن میں، پی ڈی ایم کا پلان ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے انسائڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک ڈن ڈیل ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو کنفرم کر دے گا، اور پرویز الہی اور ان کے ساتھ جو 9 ممبران ہیں پی ایم ایل کیو کے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فار ڈس اوبیئنگ دی dictates and the orders and directive of the
ड्यूली इलेक्टेड एंड लेजिटिमेट प्रेसिडेंट ऑफ द PMLQ। ये एक पॉइंट इसको जहन में रखिए जब आप PDM के प्लान को समझने के लिए। PDM का प्लान ये है कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करेंगे एट सम पॉइंट इन नियर फ्यूचर पंजाब के अंदर। जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करेंगे तो दो किस्म की चीजें होंगी। PTI के रिजर्व सीट्स के लोग, और कहा जा रहा है कि 20 या 21 ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही है, PMLN की बातचीत हो रही है, और PMLN के जो ना नजर आने वाले सपोर्टर्स हैं उनकी बातचीत हो रही है। तो PTI के जो ये 20-21 लोग हैं ये वोट डालने नहीं आएंगे। और दूसरा जो PMLQ के 9 लोग हैं वो भी परवेज इलाही के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। अब दोनों की डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। PTI के जो 20-21 लोग हैं उन पे दो किस्म के प्रेशर, एक तो 5 करोड़ से 15 करोड़ उनको ऑफर किया जा रहा है, फिर उनको डराया धमकाया भी जा रहा है बाज क्वार्टर्स की तरफ से कि आप लोगों ने वोट नहीं डालना। इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आप वोट डालते हैं तो आप तो डेफिनेटली एज पर दी वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से वोट नहीं डालते, आप कहते हैं मैं बीमार हो गया, मैं आ नहीं सका, मुझे रक्षा नहीं मिला, मेरी बेबी फौत हो गई, फलां वट, तो उस सूरत में क्या आपके बारे में फैसला होगा, क्या आप मेंबर रह सकेंगे, या उस सूरत में भी पार्टी के डायरेक्टिव की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी कि आप नहीं आए। ये एरिया एक ग्रे एरिया है। लेकिन 21 के 21 लोग जो हैं वो बीमार हो जाएं, उनको रक्षा ना मिले, पेट्रोल ना हो, स्ट्राइक हो जाए, जिंदगी को उनको खतरा हो, वो उम्रा करने चले जाएं, तो बात बड़ी अजीब होगी। बहरहाल दैट इज वन पॉइंट। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो PMLQ के 9 लोग हैं उनके ऊपर क्या तलवार लटक रही है। अब उनके ऊपर वो तलवार लटक रही है जो PPP के ये इंसाइडर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये डन डील है कि चौधरी शुजात प्रेसिडेंट कंफर्म हो जाएंगे, और जब वो प्रेसिडेंट कंफर्म होंगे तो उनके डायरेक्टिव की खिलाफ वर्जी करने पे PMLQ के 10 लोग, जिसमें परवेज इलाही है को 9 उनके इस वक्त पार्लियामेंट्री सपोर्टर्स हैं, ये सब के सब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। चूंकि ये तलवार उनके सर पे लटकाई गई है, इसलिए उनको परसुएड किया जाएगा कि वो 9 लोग जो हैं वो परवेज इलाही के खिलाफ वोट डाल दें। अब ये जब सिचुएशन आप देखते हैं तो इसमें ये सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी टेढ़ी है। ये एक्चुअल मेरी रिसर्च है। टेढ़ी इसलिए है कि जब तक कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ इसको शेप नहीं करेगा, इस किस्म की डेवलपमेंट का हो जाना खासा मुश्किल है। अब आप पूछिए क्यों। उसकी वजह यह है कि इस 371 के ऐवान में जो 371 का हाउस है पंजाब असम्बली का, इसमें आपको सिंपल अक्सरियत रखने के लिए, मेजॉरिटी रखने के लिए 186 वोट चाहिए। इस वक्त परवेज इलाही को 188 188 मेंबरान की सपोर्ट हासिल है, जिसमें से 178 जो हैं 178 तो वो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हैं, और 10 परवेज इलाही के अपने हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो 188 उनके पास इस लिहाज से वोट बन जाते हैं। अगर उनका वोट आप काउंट ना करें तो 187 उनके पास वोट बन जाते हैं, एक वोट की उनको अक्सरियत। तो दो दो एंटिटीज मिलकर ये नंबर जो है मैजिक नंबर पूरा करती हैं। दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि PMLN के पास 166 है, पीपल्स पार्टी के पास 7 है, एक राह हक पार्टी है, और 5 इंडिपेंडेंट है। यानी आप देखें कि कितनी टोटल एंटिटीज हैं जो मिला के 179 इस वक्त PMLN लेड ग्रुप के पास हैं, यानी ऑपोजिशन के पास हैं। लेकिन ये 179 179 का जो नंबर है, इसमें एक एंटिटी PMLN है, एक एंटिटी PPP है, 5 एंटिटीज इसमें इंडिपेंडेंट है, एक इसमें राह हक है। 8 पॉलिटिकल एंटिटीज मिलके अपना नंबर पूरा करती हैं 179 का। उसमें अगर आप ये कोशिश करते हैं कि 20 इंडिपेंडेंट भी आपके साथ आ जाएं, 10 PMLQ वाले भी आ जाएं, तो आप देखें कि आपका जो मूविंग पार्ट्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस के मैनेजमेंट में कहते हैं मूविंग पार्ट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतने ज्यादा मूविंग पार्ट्स को कौन मैनेज कर सकता है? इट इज नॉट वेरी इजी। इतने ज्यादा मूविंग पार्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा मदद चाहिए, कोई आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग हाथ चाहिए जो इन चीजों को मूव कर सके। एंड व्हेन वी थिंक ऑफ दिस हाथ और कैटलिस्ट, तो मुझे कैटलिस्ट लफ्ज की एक डेफिनेशन याद आती है। FSC में हमारी एक किताब हुआ करती थी, आप में से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं पुराने, उनको याद होगा कि FSC में एक अमेरिकन किताब पढ़ाई जाती थी पाकिस्तान में, जिसका टाइटल और उन्वान था, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू लाइफ, बायोलॉजी की किताब थी। उसमें कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये दी गई थी कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो उस केमिकल प्रोसेस या किसी चीज को करवा देता है जो हो तो सकती है केमिकली, लेकिन हो नहीं रही होती, यानी इट इज पॉसिबल येट इट इज नॉट हैपनिंग। तो कैटलिस्ट वहां पे रोल प्ले करता है। और एग्जांपल उन्होंने दी थी कि ग्लेशियर्स कैन रोल डाउन द ऑरेंजेस कैन रोल डाउन द ग्लेशियर्स। एक्चुअली ये चीज हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑरेंजेस
जो है वो ग्रो करते हैं इन दी वार्मेस्ट एंड हॉट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जबकि ग्लेशियर्स ठंडे तरीन इलाकों में होते हैं। तो जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ ऑरेंजेस होते नहीं हैं। तो समवन हैज टू टेक अ ऑरेंज और उसको रखना होगा ग्लेशियर के ऊपर जहां से वो रोल डाउन कर सके। इस केस में भी ये सब कुछ जो पंजाब हुकूमत गिराने का पूरा मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, ये खुद से हो नहीं सकता। इसको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ताकतवर कैटलिस्ट चाहिए होगा। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऐसा कैटलिस्ट कहाँ से आ सकता है। खुद से PMLN, नवाज शरीफ साहब, PPP, आसिफ अली जरदारी, ये सारी मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मैनेजमेंट इतनी खुला नंगी किस्म की है, इतनी ब्लेटेंट होगी कि इसमें जो कैटलिस्ट है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। और मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में ये बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इतनी हिस्ट्री पिछले 6 महीने में घूम चुकी है फुल सर्कल, कि दोबारा कैटलिस्ट का इतनी बुरी तरह से अपने आप को एक्सपोज करना और इतनी बड़ी मेहरबानी करना नवाज शरीफ साहब पे, उनको पंजाब हुकूमत देने के लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। अब जब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ बरतानिया और मैं अपने वाले साहब को वापस लेके आऊंगी, तो उनकी बात सुन के ऐसा लगता था जैसे वाले साहब को कोई बड़ी रुकावट और दुश्वारी है पाकिस्तान आने की। हालांकि उनको किसी ने यहाँ से निकाला नहीं हुआ, वो खुद ही गए थे यहाँ से 15 दिन या 1 महीने के लिए, उसके बाद वापस नहीं आए। ऑल व्हाट नवाज शरीफ सर नीड्स इज टू गेट एन एयर टिकट फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज बिजनेस क्लास, और वो आ सकते थे पाकिस्तान वापस की वर्जिन अटलांटिक से, लेकिन वो आए नहीं है। तो उनको लेने अगर मोहतरमा मरियम नवाज तो इस तरह से प्रेजेंट कर रही थी जैसे कोई रुकावट और दिक्कत थी। जो असल रुकावट और दिक्कत ये है कि नवाज शरीफ साहब ऐसे करके वहां से सोच रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो तो बड़े डिफिकल्ट हैं, तो उनको पंजाब हुकूमत चाहिए, ये उनका एक नखरा है, उनकी ज़रूरत है। अब जाहिर है ये वो किससे मांग रहे हैं पंजाब हुकूमत, परवेज इलाही से तो नहीं मांग रहे। ये पंजाब हुकूमत वो पंजाब के लोगों से नहीं मांग रहे, किसी इलेक्शन के थ्रू नहीं मांग रहे, वो किसी कैटलिस्ट से ये पंजाब हुकूमत मांग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैटलिस्ट जो है इस स्टेज पे इतनी मेहनत कर पाएगा नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत दिलाने के लिए? दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल क्वेश्चन इज, जो सारे यानी कि ये जितने भी लोग इससे फेमिलियर हैं उन सबको ये डायनामिक्स पता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको समझाया कि यहाँ पे इशू है क्या। ये इसी तरह से हो सकती है चीज। और अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या कैटलिस्ट जो है, जो डिवाइन कैटलिस्ट है, वो इतनी मेहनत करना चाहेगा नवाज शरीफ साहब के लिए, और अगर करना चाहेगा तो क्यों करना चाहेगा? वहां पर भी आर्गुमेंट ये है कि कोई डील मेकिंग होगी, एक ट्रायंगुलर डील मेक होगी कैटलिस्ट नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान। बिकॉज इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो एश्योर्ड है, और किसी स्टेज पे अगर वो पंजाब की हुकूमत को गिरने देते हैं तो फिर क्यों गिरने देंगे? परहैप्स अगर उनको इलेक्शन ऑफर हो जाए मार्च के अंदर या अप्रैल में या फरवरी में, उनको इलेक्शन ऑफर हो, तो हो सकता है कि किसी स्टेज पे वो 1-2 महीने के लिए नवाज शरीफ साहब को पंजाब में हुकूमत बनाने दें, ऑन द क्लियर कैटेगोरिकल एश्योरेंस के मुझे इलेक्शन मिल रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब अगर पंजाब की हुकूमत बना भी लेंगे तो वो इलेक्टोरल रिजल्ट्स अगर इलेक्शन हो जाएं मार्च में या अप्रैल में, तो वो बहुत ज़्यादा उन पे पंजाब की हुकूमत असरअंदाज नहीं हो सकेगी। बिकॉज इलेक्शन से पहले बहरहाल एक केयर टेकर गवर्नमेंट बननी होगी, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सलाह मशवरे से बनेगी। वो कम से कम 60 डेज की होगी, वो 90 डेज की भी हो सकती है, दैट्स अनदर मैटर कि वो कितने दिन की होगी। तो ये तो एक सिचुएशन है कि पंजाब की हुकूमत का मुमकिन गिर जाना। और जब PTI और इमरान खान साहब अपनी मिस्टीरियस पुरसरार लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो फिर PMLN पंजाब हुकूमत को गिराने का सोचती है या उसकी थ्रेट लगाने की कोशिश करती है। और इस वक्त PTI के पास हल्के ऐसे भी हैं जिनको ये धड़का लगा हुआ है कि हमें पहले ही अपनी लॉन्ग मार्च कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि कहीं हमारी पंजाब की हुकूमत ना गिरा दी जाए और GT रोड मोटरवे जो है किसी भी पोटेंशियल मूवमेंट के लिए हमें अनअवेलेबल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो कोई ऐसी चीज करने वाले हैं जो राणा सनाउल्लाह साहब इमेजिन नहीं कर सकते। वो क्या चीज हो सकती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आई लीव इट ऑन दैट। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट पे, कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो दो किस्म के डिसीजंस किए। पहला डिसीजन जो बहुत, जिस पे बहुत डिटेल डिस्कशन बनती है, लेकिन उसका मैं जिक्र कर दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला किया, PTI की जो पिटिशन है जिसको ख्वाजा हारिस इस वक्त लीड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आई है नैब का जो अमेंडेड एक्ट है, जिसमें नैब के कानून को बहुत कमज़ोर कर दिया गया, जिसमें पहले 27 अमेंडमेंट्स नेशनल असेंबली से पास की गई। जब उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजा गया, आरिफ अलवी ने उनको साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, वहाँ पे उनको पास कर दिया गया। उसके नतीजे में PTI की जो पिटिशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट अगर हमें मौका मिले तो हम उसको पूरा भी डिस्कस कर सकते हैं। ये एक बड़ी ही परसुएसिव पिटिशन है जिसकी बहुत अच्छी डिटेल डॉन की जो स्टोरी आज की है उसमें दी भी है। और जो 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को इस पे जो प्रोसीडिंग हुई, जो बहस हुई, उसमें इसका बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। और 5 अक्टूबर जब दिन शुरू हो चुका है,
आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसकी डे टू डे हियरिंग करने का फैसला कर लिया। पिटीशन बड़ी परसुएसिव इसलिए है कि वो ये कहती है, वो साबित करती है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैशन कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब के कानून के अंदर, वो आईन पाकिस्तान की बहुत सी शिकों से मुतसादम है, उसकी खिलाफ वर्जी करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करती हैं, और पाकिस्तान के लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि उनको एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट किस्म की हुकूमत मिले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले गालबन डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब ने ये पॉइंट आज से बहुत महीने पहले एक मीटिंग में दिया था, जब उन्होंने कहा कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उनको एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट मिले। तो प्रिंसिपली तौर पर तहरीक इंसाफ की पिटिशन की कहती है कि नैब के कानून में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो पाकिस्तान के लोगों को एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट से डिप्राइव कर देती हैं, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। पिटिशन है भी बड़ी परसुएसिव, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरेस्ट लिया भी है, और ये डे टू डे प्रोसीडिंग जो है ये बड़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देती है इस पूरी अमेंडमेंट को, तो इसके बड़े ठीक ठाक सिग्निफिकेंट किस्म के जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पूरे सिस्टम के ऊपर होगा, और हम उसको डिस्कस भी करेंगे बिकॉज इस पर मजीद डिस्कशन बनती। अब आ जाए उस आखिरी पॉइंट के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब ने ये कमेंट और ऑब्जर्वेशन दी फैसल वाडा के केस में कि ये 61(1)(f) में जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है ये बड़ा एक ड्रैकोनियन मेजर है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है इसका इफेक्ट सिर्फ फैसल वाडा पे नहीं होगा, जिनको अमेरिकन शहरियत जिन्होंने वापस कर दी थी और उसके बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पहले तो फैसल वाडा को पता नहीं क्या हुआ कि अमेरिकन शहरियत उन्होंने वापस कर दी, मुझे बड़ी हैरानगी इस पर, करनी नहीं चाहिए थी। मुझे कोई इतना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उनका मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेटर बनने से। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड जो इसमें कैच है कि इसका जो भी इफेक्ट होगा उसका फ़ायदा जहांगीर खान तरीन को भी होगा और नवाज शरीफ साहब को भी होगा। सो ये जो कमेंट ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की, इसकी बहुत अनयूजुअल सिग्निफिकेंस है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि अप्रैल 2018 में जो 5 मेंबर बेंच का डिसीजन लिखा था जिसमें ये फैसला किया, और पांचों जो जज साहिबान थे जिसमें उसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस जनाब साकिब नसार साहब, और इजाजुल एहसन साहब भी उसमें थे, और भी सीनियर जज थे, उस डिसीजन को लिखा था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज से 4 बरस पहले, नोइंग फुली वेल कि सीनियोरिटी की बेसिस पे 2022 में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं कि ये 62(1)(f) में जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है जिसको उन्होंने जस्टिफाई किया, और उस वक्त उन्होंने इस मैटर को, इस इशू को, बावजूद इसके कि अमाइकस क्यूरे इसकी मुखालफत कर रहे थे, ये रिकमेंडेशन उनके सामने थी कि इस मामले को पार्लियामेंट के पास भेज दें, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन में इसको पार्लियामेंट के पास नहीं भेजा और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने जस्टिफाई किया था। अब चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने ये कमेंट दिया है कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, तो वो क्या करेंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि गिवन द ऑर्डर, गिवन द वर्डिक्ट इन अप्रैल 2018, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पे फैसला नहीं देंगे ब्लैक एंड व्हाइट, बल्कि इसको वापस पार्लियामेंट के पास भेजेंगे सोचने के लिए। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर वेरी ट्रिकी सिचुएशन, जो मसलसल एक प्लान चल रहा है कि इमरान खान ने भी किसी न किसी केस में डिस्क्वालीफाई होना है, फॉरेन फंडिंग केस में, तोशा खाने के केस में, जहां छक्का लग जाए, जहां वो पकड़े जाएं, जहां शिकंजे में आ जाए, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ और बाकी सब लोग सब के सब खड़े होंगे, नेशनल असेंबली में आएंगे मजबूरन, और वहां पे आके अपनी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को एक बार्गेन की हैसियत से और एक डील की हैसियत से ख़त्म करेंगे। बड़ा मुश्किल है इमरान खान के लिए इस किस्म की डील करना। बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन है, जैसे ये मजीद डेवलप करती है आई विल ऑफर मोर कमेंट्स ऑन इट, बट आई होप कि मेरा ये जो कमेंट्री है यू विल फाइंड दैट हेल्पफुल। थैंक यू।